नमस्कार। आज हम भारत बंद पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हम ये जानेंगे कि जो भारत बंद का आज आह्वान हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ और इसके पीछे की क्या वजह है और क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कितने लोग मानते हैं और कितने लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो गलत है। तो आज जो है हमने ये देखा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान हुआ। देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिससे देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाए। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर में सुबह से ही जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकानें बंद रहीं। कांकेर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया, लेकिन रायपुर में नहीं दिया। देशव्यापी प्रदर्शन को कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD, झुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान करने वालों की कुछ मांगे हैं। उनके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता, आरक्षण पर संसद का नया अधिनियम, केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित डेटा जारी करना, उच्च न्यायपालिका में इन समूहों के लिए 50% प्रतिनिधित्व का लक्ष्य, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बेखलाक रिक्तियों को भरना। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच अलग अलग श्रेणी बनाने की राज्य सरकारों को इजाज़त दी है। इस फैसले से बहुत विवाद हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फैसला सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। इस फैसले के खिलाफ और इसे वापस लेने की मांग को लेकर ही भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर हमको देखने मिला। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या आखिर ये विरोध की स्थिति बनी क्यों, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में इस तरह क्या प्रदर्शन लाजमी है? आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी है, उनका स्वागत है। हमारे साथ राजेंद्र वाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है। और अरविंद अवतार भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, रितेश जी आप ही से बात करते हैं हम, कि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। एक तरफ कांग्रेस और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट जो हमारे न्यायालय के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो हमारी न्याय प्रक्रिया हमको उस पर भरोसा है और जो हमारे माननीय न्यायाधीश फैसला देते हैं हम उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। पर जब 7 न्यायाधीशों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की ये रूलिंग दी, तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो विरोध में खड़े हो गए। तो ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, मतलब अब हमारे यहाँ ये तय होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में, जैसे पहले भी हमारी सरकारों ने किया, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कि उसने कोई ना कोई फैसला पलटा है जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं और उसको लेकर दोनों ही एक दूसरे को जब मौका मिलता है कोसते हैं। अभी एक तीसरी स्थिति बनी है, तो इसमें कांग्रेस का क्या सोच है और इसको लेकर जो विरोध में आप उनके साथ समर्थन में खड़े हैं, तो इसके पीछे क्या इच्छा है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शक गणों को नमस्कार करना चाहूंगा। और इसके बाद जो मुख्य बात है, तो ये कोई पहली बार ऐसी स्थिति नहीं रही। समय समय पे आपने देखा कि देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, उनके विरोध में सदन में प्रस्ताव पारित करके उन्हें लागू कर दिया है। और ऐसे एक नहीं हजारों मामले भरे पड़े हैं, चाहे कहीं की सरकार गिराना हो, चाहे कहीं का, जब दिल्ली में आप देख सकते हैं कि कई बार वहां पे केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, पर बार बार हस्तक्षेप करके गृह मंत्री ने वहां के नियमों के साथ खिलवाड़ करके, और ऐसे हजारों। आज जब देश में एक पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सबसे
ज़्यादा आवश्यकता है, कई लोग शोषित हैं, वंचित हैं, इनके उत्थान की आवश्यकता है, तब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आना, मैं उनके प्रश्न को फैसले पर डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें बहुतायत लोग हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सदैव इस बात को ध्यान में रखती आई है कि जो देश में चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ा हों और चाहे आदिवासी हों, उनके जीवन में उत्थान आना चाहिए, एकरूपता के साथ उत्थान आना चाहिए, ताकि जो इतने सालों से भारत में अनकैप्टेबल है, जो अनियमितताएं हैं, जो भेदभाव है, एक दूसरे समाज में जो दूरियां हैं, उनका निपटा सके, और जो परिवार लाखों लाख वर्षों से वंचित हैं या पिछड़ेपन का शिकार है, या उनके बच्चे आज भी बेसिक चीजों के लिए, भोजन पानी ऐसी सामान्य चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके स्तर में आज भी बहुत ही मूलभूत सुधार आवश्यक हैं, कांग्रेस उनके समर्थन के लिए सड़कों पर खड़ी है। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं या अपना आंदोलन कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जो लोकतंत्र है और जो भारतीय संविधान है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। तो हमने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट पे हमारे किसी भी नेता ने कोई कमेंट नहीं किया, पर हम अपनी हमारी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, राइट टू फंडामेंटल राइट है, हम उसके उन अधिकारों के तहत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो लाखों लाख वंचित हैं, गरीब हैं, हरिजन आदिवासी समाज से आते हैं, हम उनके साथ खड़े, हम उनकी आवाज को प्रमुखता से उठा रहे हैं, और जब तक उन्हें संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाता, तब तक हम इस बात को बुलंदी से रखते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही शोषितों का, वंचितों का, हरिजन आदिवासी भाइयों का दमन करते हुए आई है, शोषण करते हुए, और देश में से लाखों लाख मुद्दे हैं जिसमें आपने देखा कि खुलेआम गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ शोषण किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता उसमें शांति धारण करके रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में ये हमने काम किया है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का हमने जिक्र नहीं किया है, पर जो भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बन के सुप्रीम कोर्ट की को कहा जाए या सुप्रीम कोर्ट के रूप में अपने निर्णय थोप देती है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और आपने कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी लोकसभा, तो कभी राज्यसभा में ऐसे जो भी बिल आ रहे हैं, ये एक भी बिल आदिवासी और दलित समाज के हित का नहीं आ रहा है। ये सभी बातें देश को गर्त में लेके जा रही हैं, और ऐसे समय में आवश्यकता है कि मजबूत विपक्ष के रूप में हम सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करें। शायद इसीलिए पूरा विपक्ष आज सड़क पर है, ताकि सदन तक की आवाज जा सके। रितेश जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। अभी आप जो बात कह रहे थे, आपने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि भाई इसमें जो क्रीमी लेयर है, जो बहुत सालों से इसका लाभ ले रहे हैं, और जो हम कई जातियों को, समाज को, सरनेम को जानते हैं कि जो वही लोग IAS IPS और तमाम जगह आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इसमें जो गरीब लोग हैं, वो तो कह रहा आरक्षण का तो उन्होंने खिलाफत नहीं की है, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं ये जो क्रीमी लेयर है जो कि बहुत आगे बढ़ गया है, और बहुत सारे लोग अभी भी जो हैं वो पीछे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आरक्षण खत्म करो, सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टे ये कहा कि जो बेचारे अभी तक जिनको मिल नहीं रहा है, आप उनको दो आरक्षण। तो ये आप जो कह रहे हैं कि भाई इसमें भाजपा, ठीक है, भाजपा ने बहुत बार ऐसा किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ जाके उन्होंने कोई विधेयक ला दिया हो, कोई सदन में प्रस्ताव पास करा दिया हो, मगर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही कि हम तो जो वंचित हैं, जो बहुत पीछे हैं, हम उनको ही इसमें फायदा देने की बात सोच रहे हैं। देखिए, जो बच्चे भी परिवार से आते हैं, ये अलग बात है, क्रीमी लेयर से आते हैं या पिछड़ेपन से आते हैं, सबके सब हैं आदिवासी और दलित समाज से, सबका अधिकार है अपनी जगह पाना, अब वो मेहनत करते हैं, और जो उनके पुरखों ने जो सदा लंबे समय से जो संघर्ष का परिवार करता हुआ आ रहा है, यदि वो थोड़ी बहुत लाभ पा भी जाते, इसमें परहेज किस बात का, इसमें गुरेज किस बात का, आते तो दलित परिवार से ही है। तो दलित परिवार को आदिवासी परिवारों को खाइयों में बांटना, उनको हिस्सों में बांटना, उनको पृथक करना, ताकि उनके आंदोलन कमजोर हो सके, ताकि उनके अधिकार उनको प्राप्त ना हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, तो दलितों और आदिवासियों के बीच में मतभेद पैदा करना, ताकि वो अपने मूल उद्देश्य भटक जाएं, और हम इसका विरोध करते हैं। दलित परिवार का कोई भी भाई हो या आदिवासी परिवार से पिछड़ेपन से आता हो, जिन्हें समाज में उत्थान की आवश्यकता है, तो उनकी ताकत को एकरूपता देने के लिए, सरकार की मंशा में पानी फेरने के लिए हम सभी यहाँ सड़कों पर। ठीक है, चलिए, हमारे साथ अरविंद अवतार जी भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं। हम अरविंद जी से जानना चाहते हैं कि अरविंद जी, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है और जो भारत बंद का आह्वान किया था, इसको कितना समर्थन मिला, और इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री से करीब 100 सांसद मिले थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर पुनर्विचार के लिए कहा था,
और प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे देश में इस तरह का फैसला लागू नहीं होगा, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। जी अरविंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरविंद अवतार, पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से हूँ और अभी पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, आजाद समाज पार्टी से। जी। आज का जो आंदोलन था उस पे सभी का समर्थन भी था और बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। हालांकि ये आंदोलन का प्रथम चरण था जिसमें हम सिर्फ सांकेतिक रूप से, संवैधानिक रूप से ज्ञापन दिया जा रहा है हमारे डीएम साहब को, वो दिया भी गया है और सभी ने पूर्ण समर्थन भी किया है। उसमें सपा ने भी किया है, बहन जी ने तो खैर पूर्ण तरह से किया ही किया है। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने किया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व द्वारा, और हम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जो है उसमें भागीदारी की है और आगे 11 तारीख को जैसा कि आदेश दिया जाता है भाई का, वैसा किया जाएगा। जी, तो सवाल ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगर हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो आरक्षण था उस पर तत्कालीन वहाँ की सरकार, हसीना सरकार ने 2018 में प्रतिबंध लगाया था और वो मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने अभी 24 में फिर से जो है 2018 की स्थिति को बहाल किया और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन उस देश में हुआ और जिससे तख्ता पलट तक हो गया। अभी सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर अभी लगातार जो है जब से लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें कांग्रेस जैसे दल और विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, संविधान को नष्ट कर देंगे और इस भी बीच में कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये आरक्षण के भीतर आरक्षण का एक निर्णय आता है और जिसके बाद पूरे देश में एक नए तरह से ये बात चालू हो जाती है कि ये क्रीमी लेयर वेयर कुछ नहीं है, ये तो सदियों से शोषित लोग हैं और इनको इसका लाभ मिलना चाहिए, इनको अलग अलग नहीं बांटना चाहिए। पर देश में एक बड़ा वर्ग भी है जिसको ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो पिछले कई सालों से, एक कहना चाहिए कि 7 दशक से, जिनका परिवार इसका लाभ पाते पाते वो एक अलग वर्ग में चले गए हैं, उनका रहन सहन खान पान वो अपने उसी समाज से कट गए हैं जिस समाज से वो आते हैं और वो उस समाज के भीतर भी खुद को जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बदल चुकी है। ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है उसको वापस लेने के लिए, चूँकि आरक्षण का दबाव इतना है कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम इस पे जो है विचार करेंगे और हम इस पे सोचेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं राजेंद्र वाजपेयी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, वाजपेयी जी थोड़ा इस पूरे संदर्भ को आप अच्छे से व्याख्यात करें। वाजपेयी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे लगता है वाजपेयी जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ जो हैं भाजपा के प्रवक्ता वासु शर्मा जी भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। मैं वासु भाई आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज बंद हुआ, भारत बंद, और इसका रायपुर में और राजधानी में तो मिला जुला असर देखा गया, पर कुछ राज्यों में थोड़ी घटनाएं भी हुई और ये जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं हमारी और बहुत सारी चीज़ें हैं और आरक्षण बरकरार रहना चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जितने हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं मैं। देखिए, आरक्षण की बात तो मुझे लगता है यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने स्पष्ट रूप से, आपने ही बताया कि प्रधानमंत्री से ST/SC के सारे सांसद जाके मुलाकात किए और वो क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में टिप्पणी की थी उसमें उन्होंने सब मुलाकात की और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा बगैर समाज को पूछे हुए हम किसी प्रकार की कोई आगे की रणनीति नहीं बनाएंगे, समाज से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में भी यह निर्णय ले लिया गया कि बाबा साहब के संविधान की मूल धारणा को कहीं पर भी बदला नहीं जाएगा। ये कैबिनेट के मीटिंग से बाहर आकर भारत सरकार के मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कह दिया। तो इसके बाद तो कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी क्यों राजनीतिकरण इस मामले का कर रही है मुझे तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक के कारण
जो आदिवासी एसटी एससी भाइयों का पिछले 50-60 सालों से तो इनकी सरकार थी, आज तक उनके लिए क्या किया? 50-60 साल तक तो आपकी सरकार रही इस देश में, उनके लिए कुछ भला तो कर नहीं पाए आप, और आज राजनीतिकरण में उतर गए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सुभाष जी। जी, तो देखिए, दरअसल हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि हमारा समाज जो है और पूरा देश अलग अलग जाति समुदाय में बटा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ जगह तो छुआछूत रही, कुछ जगह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे जो वनवासी थे, तो कुछ पिछड़ा समाज था। तो कहीं ना कहीं जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनके दिमाग में आया कि भाई अगर बाकी लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनके बराबरी में यदि इस समाज को लाना है तो इनको आरक्षण देना पड़ेगा। और ये आरक्षण की व्यवस्था अनंत काल तक रहेगी ऐसा नहीं सोचा गया था। यह सोचा गया था कि इनके जीवन में तब्दीली आएगी और फिर जो है आरक्षण वो समाप्त कर दिया जाएगा। पर हम ये देखते हैं कि हमने अमृत काल भी मना लिया, पर जो हमारा समाज है उसमें अभी भी बहुत जगह छुआछूत है, जात पात है और अगड़े पिछड़े लोग भी हैं। कई ज़्यादा दबंग जो हैं वो जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ जाति भी करते हैं। पर जैसा कि हम लोग बहुत बार कह रहे हैं कि अगर 70 साल में आरक्षण लागू है तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में एक बार कोई आदमी बड़े पद पे चला गया और फिर उसने अपने परिवार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया तो उस समाज से आगे बढ़ गया। पर बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो हमारे साथ जो बाकी लोग हैं जिनके पास साधन सुविधाएं हैं उसको लेकर भी लोग उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते। अभी ये भी एक डिमांड लगातार होती जा रही है और कई सरकारों ने किया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य तबके के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में की गई। कुछ जगह मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की बात हुई और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। बात ये हुई कि जातिगत गणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत गणना होगी तो पता चलेगा। ये भी आया कि अगर ये आरक्षण के भीतर आरक्षण होगा तो एक नया नेतृत्व उभरेगा, क्योंकि जिस जाति का बाहुल्य होगा उनकी गणना होगी तो पता चलेगा कि उस जाति का नेतृत्व करने के लिए लोग जब समझ जाएंगे कि हमारी यहाँ पे जाति के भीतर भी जाति में बहुत सारे लोग हैं, तब ये समीकरण बदलेंगे। ये इस तरह से भी सोचा गया। वाजपेयी जी जुड़ पाए क्या? तो वाजपेयी जी, मैं चाह रहा था आपसे पहले भी कि आप इस विषय पे अपनी बात रखें। देखिए, क्या है कि आज जो आरक्षण में इनको जो लग रहा है कि वो आरक्षण में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उनके लिए संविधान के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें खतरा है। तो इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के आरक्षण है उसमें कुछ श्रेणी बनाने के साथ साथ क्रीमी लेयर लगाने का भी सुझाव दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो इनकी उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जिनकी एक पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है। तो इससे इनका मानना है कि इससे आपस में SC ST के लोगों के बीच में खूब पैदा होगी। तो बस्तर में जो है बस्तर समाज में आज जो बन रहा पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है बहुलता है और ये लेकिन कहीं से भी किसी किस्म की कोई अप्रिय सूचना नहीं आई है अभी तक, क्योंकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम कर रखे थे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी को भी बिला वजह तंग नहीं किया जाए। तो जो आरक्षण के विरोध में इन लोगों ने रैली निकाली थी, इन लोगों ने भी बड़े सभ्य तरीके से और बहुत ही नियम कायदों के तहत अनुशासित रहते हुए रैली निकाली थी और लगभग 5 किलोमीटर की इनकी रैली थी। रैली में इनकी जो पोस्टर लेके चल रहे थे उसमें ये लिखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये देखा जाए कि आरक्षण इनको मिल रहा है और आरक्षण जो है वो पूरी तरह से उसका लाभ इनकी जो SC ST के लोग हैं वो उठा रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना है, इस पर एक सर्वे पूरे देश में होना चाहिए कि आरक्षण की जो सुविधा है, पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया था, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाते गए, सरकारों ने उसको बढ़ाया और आज 70 साल के बाद भी आरक्षण की सुविधा बनी। आपत्ति उठ रही है, लोगों को इस पर कोई कठिनाई हो रही है
तो इस पर सरकारों को चाहिए कि वो इसके नए सिरे से इसका सर्वे कराएं, जनमत संग्रह करें और उसके बाद में जो बात आए उसके तहत फिर आरक्षण किसको दिया, कितना दिया जाए, इस पर कोई निर्णय लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा इस तरीके से अगर बातें होती रही तो पूरे देश में बिखराव आ जाएगा और उसका लाभ जो है दूसरे लोग उठाएंगे। मेरा कहने का मतलब विदेश में जो विशेषकर पाकिस्तान और चीन, यहाँ ये लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम वर्षों तक गुलाम रहे हैं, तो गुलामी की जंजीर फिर से हमारे पैरों में न पड़े, इसके लिए निहायत जरूरी है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से आरक्षण को व्यवस्थित किया जाए ताकि इसमें किसी को कोई न कठिनाई हो, न कोई उंगली उठाने की जरूरत पड़े। ये मेरा ऐसा कहना है। जी वाजपेयी जी, पर सवाल ये है कि जो अभी विपक्ष लामबंद हुआ इसमें और भारत बंद का आह्वान किया, पर तो भाजपा तो खुद ही पहले जो है वो 100 सांसद मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो तो अभी लेटरल भर्ती में जिसमें कि अलग सेवाओं के लिए आदमी की जरूरत थी और वहाँ सिर्फ 45 पद ही विज्ञापित हुए थे, उसमें भी जब इतना दबाव बढ़ा तो वो भी वापस लेना पड़ा, जबकि इसके पहले 62 लोगों की 2018 के बाद भर्ती हो चुकी थी। तो क्या ऐसा लगता है कि इस समय चूंकि पूरे आसपास के देश में और हमारे देश में ये आरक्षण और संविधान को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क है कि वो सोचती कि नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए हमको, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही कहे, हम तो जो चल रहा है वैसे चलने दें। देखिए, क्या है, सरकार की जो मानसिकता है वो ये है कि राजनीति में वोटर्स और वोट की कीमत होती है, तो वो सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि एक जो बहुल वर्ग है, जो जिसकी संख्या देश में बहुत अधिक है, उन लोगों को असंतुष्ट किया जाए या उनके खिलाफ कोई ऐसा निर्णय आए जिससे कि आगे चल के उनकी जो वोट की राजनीति है उसमें कोई छेद बने। तो ये सरकार का निर्णय है। सरकार इस आरक्षण पर जो आज बंद का पूरे देश में आह्वान हुआ है, इसके बाद जो नई नई बातें सामने आई हैं, जो इनका कहना है बंद करने वालों का, उन सारी बातों को सरकार को देखना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर गहन अध्ययन करें या फरमाएं और अध्ययन के बाद में जो निकलता है तो सभी पार्टी के लोगों के साथ में बैठ के उसको डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद जो एक मत निकल कर सामने आए उस आरक्षण की प्रणाली को लागू करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि देश में जो अलग अलग जाति के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में अभी तक कभी किसी में कोई दुर्भावना पैदा नहीं हुई है। लेकिन अगर इस आरक्षण को लेकर लोग अब आपस में बढ़ते हैं, उनमें दुर्भावना आती है, तो आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं होगा। और इस बात को लेकर सरकार जो है कितनी गंभीर होती है, ये आने वाला समय बताएगा। जी, तो हम देखते हैं कि आरक्षण जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं में, नौकरियों में, पदोन्नति आदि में होता है, पर बहुत बुनियादी सवाल कई बार हमारे जैसे लोगों के दिमाग में आता है कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं हैं और बहुत जगह जो है इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि अगर बच्चा बेचारा कहीं से भी आरक्षित वर्ग से भी चला जाता है तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो अगर बराबरी से परीक्षा पास ना करे, क्योंकि परीक्षा पास करने में उसको कोई छूट नहीं मिलती, उसको केवल एडमिशन में छूट मिलती है या उसको छात्रवृत्ति मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि आरक्षण की तमाम व्यवस्था के बावजूद 70 साल हो गए, पर बहुत सारे लोग अभी भी अपने मूल अधिकारों से, मूल सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर पता नहीं ये सुविधाएं जो हैं कहाँ रुक जाती हैं या कुछ खास लोग उसी समाज के, उसी वर्ग के वो सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं और बाकी लोग, चूँकि उन तक ये जानकारी नहीं पहुँचती। और वाजपेयी जी खास करके बस्तर के सुदूर अंचल में तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है या उनके लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, वो जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है जीवन में, प्रकृति जो दे रही है आसपास जो है, यही हमारी नियति है और उसी में वो लोग खुश रहते हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद है और इसके मिला जुला असर रहा। कुछ जगह इसमें छूटपुट घटनाएं भी हुई, मारपिटाई भी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कुछ जगह शांतिपूर्वक रैली निकली और जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, एससी के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिला। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है तो हम ये
ये समझना चाहते हैं कि ये जो मांगे हैं, अभी हम देख रहे थे कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। तो इन्होंने जो मांग रखी है उस मांग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वर्ग के हित के लिए ज़रूरी सी लगती है। तो हम अपनी बातचीत को फिर आगे ले चलते हैं। हम रितेश त्रिपाठी जी से बातचीत करेंगे। रितेश भाई, ये जो मांगे हैं केवल ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रोकने की नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इनके इस आज के आंदोलन में प्रमुख रूप से शामिल है? ये सबसे बड़ी बात तो यही जो आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि अभी कुछ माननीय प्रधान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज वो डबल हो गई। हाँ बोलिए। अभी सिंगल है ना? हाँ जी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अभी तक हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कोई भी बात पे नियमित कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, पहली बात। दूसरी बात, आपसे ठीक है किसी व्यक्ति ने नौकरी पा ली, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्या उसका बालक, क्या उसका बच्चा, क्या उसका बेटी और बेटी, तो क्या वो मेहनत करके उस जगह पे नहीं जा रहा है? क्या उसके पुरखों ने, क्या उसके बाप दादाओं ने संघर्ष नहीं किया है? सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जब आप सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यू जैसा सामान्य चीज दे रहे, सामान्य आरक्षण दे रहे, 10% का ईडब्ल्यू गरीब परिवारों में दे रहे, सामान्य परिवारों के लिए, तो क्या आवश्यकता है आपको छेड़छाड़ करने की? और हर बार सुप्रीम कोर्ट के नियमों को पलटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वीटो लगा के अपना सदन में उन चीजों को बदल देती है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहते तो इस निर्णय के साथ भी सदन में उनमें जो भी अल्ट्रेशन चाहिए थे, जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए था, सदन में कर सकते थे, चाहे वो राज्यसभा के माध्यम से लोकसभा में कर सकते थे। परंतु उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी, किसी भी विषय पर एक शब्द नहीं उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में जो दलित, शोषित और वंचित समाज है, उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, उसका कोई दर्द नहीं है। इसलिए बातें सबके सुनते हैं पर करते अपने मन का ही है। तो अब जब समाज को बाप इतने सालों तक उन्हें ठगा गया, इतने सालों तक उनका शोषण हुआ, तो अपनी आवाज को अगर वो आज भी नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में कई पीढ़ियां दबी और कुचली रह जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, मैं उस पर प्रश्न तो नहीं खड़ा करता, पर सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा करता हूं। जो केंद्र में चल रही मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे दलित, आदिवासियों, SC/ST भाइयों के खिलाफ सोचती है, उनका दमन करना चाहती है। और यही कारण है कि सड़क पर उतरकर हमें उनके रोजगार के लिए, हमें उनके व्यापार के लिए, हमें उनकी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और जो नौकरियों में आरक्षण उसके नियमितीकरण के लिए, वो सारी बातों को हमने अपने मांग पत्र में रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी बातों से अवगत भी कराया है, पर उनका किसी चीज पर एक्शन ना लेना और सरकार का बहुत ही ढीला ढाला रवैया हमें आंदोलन के लिए उकसाने वाला रहा है, जिस कारण आज सदन पे हमने किया। क्रमबद्ध तरीके से हम सभी मुद्दों पर आने वाले समय लगातार इन बातों पर हम जनता के बीच में जाके रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति की अधिकार सभी को दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी बड़े नेता ने कोई भी सवाल नहीं उठाया, ना ही आपके कहने से मैं ही उस पर कोई कमेंट करूंगा। पर जब ये बात आती है सरकार की मंशा के लिए, तो उस पर हाँ कई हजारों सवाल उठते हैं, और ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक कि हमारे सभी शोषित, वंचित आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं। जी, अरविंद जी हमारे साथ हैं, अरविंद अवतार जी, भीम आर्मी के। अरविंद जी, ये जो आज का प्रदर्शन था, ये क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने तक है, या इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि अभी तक 75 साल बाद भी जो उपेक्षित समाज है, जो SC/ST समाज है, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिला? तो आज की जो पूरे भारत बंद में किस तरह की चीज़ें शामिल थी और किस तरह की खबरें आप तक हैं? असल में ऐसा है ना कि इधर के जो चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद में जो नतीजे हुए उसमें ये सरकार पहली बात तो बौखलाई हुई है, और दूसरी बात ये, अगर आरक्षण की बात करें तो ये SC/ST जो क्रीमी लेयर है, जो आरक्षण था वो गरीबी उन्मूलन कार्य प्रणाली के लिए नहीं था, वो प्रतिनिधित्व के लिए था, वो हिस्सेदारी के लिए था, और उसी के लिए है भी। और ये जो जिस तरह के फैसले आए हैं, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि जो सरकार बहुजनों का घर नहीं तोड़ पा रही है, बहुजनों का बसा बसाया घर जो एकता में बना हुआ है वो घर नहीं तोड़ पा रही है, तो किसी एक सदस्य को भड़का कर वो घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इतनी सी बात है ये। और आंदोलन का क्योंकि सफल रहा है और आगे भी रहेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला अगर नहीं बदलता है तो यकीन मानिए, हमने 2 अप्रैल भी दोहराया है और आगे भी इसकी कार्रवाई कर सकते हैं।
जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन साहब और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश आएंगे, वैसे काम कर लिए जाएंगे और पूरा बहुजन समाज उन पर विश्वास करता है, उनके फैसलों पर विश्वास करता है और उनकी नीति पर विश्वास करता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना बहुमत जो है 7 जजों ने 6 ने तो फैसला सुना है, एक फैसला जो है थोड़ा 19-20 था पर बहुमत से फैसला हुआ है, तो अब तो इसको सरकार को ही बदलना होगा, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बदल सकता ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों में ये बताइए उसमें कितने SC/ST के लोग थे, उसमें कितने OBC के लोग थे? नहीं अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी इस तरह तो नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट तो हर मामले को वहां पर नहीं इस तरह से क्यों नहीं होता, इस तरह से होता क्यों नहीं भाई साहब? नहीं होगा, पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट पे हम इस तरह सवाल तो नहीं कर सकते कि वहां पर अगर महिलाओं के मामले में फैसला होगा तो कितनी महिलाएं शामिल थी, कितने SC/ST शामिल थे। अभी ये स्थितियां तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में नहीं आई है। और दूसरी बात कि एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बड़ी गलत धारणा है कि अगर SC/ST का अधिकारी या कर्मचारी वहाँ रहेगा तो बस्तर में बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग थे या कई जगह लोग होते हैं, तो ये तो जब इनका वर्ग बदलता है तो जब ये तंत्र के हिस्से होते हैं तो ये तो उसी तरह भी आचरण करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। देखिए माननीय जस्टिस साहब का मैं एक तो सम्मान करता हूँ, ये जो जितना भी किया गया वो ठीक है, उनकी इच्छा थी वो उन्होंने जाहिर की है। लेकिन आप ये बताएं कि जो जरूरी मुद्दे होने चाहिए थे उन पर बात क्यों नहीं होती है? सिर्फ आरक्षण और SC/ST कोटे में कोटा आप निकाल के दे रहे हैं। आपने कभी शिक्षा के लिए बात नहीं करी। शिक्षा में जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, एक कम शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा, एक खराब शिक्षा, सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा, उस शिक्षा पे कभी कोई बात नहीं होती कि हमें समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक पैसा होना चाहिए, सबको एक शिक्षा से मिलनी चाहिए, उससे जो है लोग सुधरेंगे। ये बातें नहीं होती है। नहीं सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में संज्ञान लेता है। अभी कलकत्ता की घटना में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी लताड़ लगाई है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट को जब लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने या तो उसमें मामला गया है, उसने संज्ञान लिया है और वहाँ के जजों ने ये बताया भी है कि किस तरह से होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो संसद से होनी चाहिए थी, जो राजनीतिक स्तर पे होनी थी, वो नहीं हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने किया। और कई बार लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करने की कोशिश होती है, पर बावजूद इसके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं, समाज हित में फैसला लेते हैं। नहीं, राष्ट्र हित में अगर होता तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग नहीं उतरते। बात तो समझिए, माननीय जस्टिस विक्रम नाथ जी और वो हमारे BR गवाई जो वहाँ पर थे और इसके साथ ही जो बाकी 5 लोग थे जिन्होंने फैसले सुनाए, उनका सम्मान है, उनके जो आदेश दिए गए हैं वो ठीक है, हम एक बार मान लेते हैं। लेकिन आप ये बताएं मुझे, इसके अलावा भी जो देश के लिए जो मुद्दे हैं, अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अगर देखा जाए तो मंदिरों में 100% आरक्षण है सामान्य को, उसके बाद क्यों नहीं होती? हर जगह पर जो है आप पंडित जी को ही आप रखेंगे, वहाँ पर जो है हमारे SC/ST लोगों को जो है क्यों नहीं वहाँ भागीदारी दी जाती? व्यापार में आरक्षण है 100%, वहाँ पर क्यों नहीं भागीदारी दी जाती? आप जब यहाँ पर आप ये सोचिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कुछ मान लीजिए, हम मानते हैं कि चलो कुछ मिस्टेक्स हुई उस समय, नहीं नियम में आए, लेकिन आप उन नियमों पर भी बात कर सकते हैं ना कि जब वहाँ पर देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ तो उसमें धन जमीन और आपके जेवर का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? उससे बात कर पाइए कि जो लोग अमीर थे वो अमीर होते चले गए, जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। आप एक जो छोटा सा कोटा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उसमें आप जो है छेड़खानी कर रहे हैं। ये आप 2 भाइयों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि सरकार बौखलाई हुई है। हमारे जो नजदीकी आए हैं वो उसमें लोग बौखलाए हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, कि इनका घर फोड़ दें या इनके भाई को अलग कर दें। घर फोड़ नहीं सकते। चलिए, तो हम भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, हम ये उनसे समझना चाहते हैं कि क्या सरकार भाई को लड़ाना चाहती है? ये क्रीमी लेयर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार के इशारे पे आया है और सरकार क्या ये जो हरिजन आदिवासी और तमाम भाई बंद हैं उनके बीच में फूट डालना चाहती है? क्या पिछड़े वर्ग को तोड़ना चाहती है? ये बहुत सारे सवाल जो इस आज भारत बंद के बाद जो प्रदर्शन हो रहा है उससे उभर कर आए हैं। तो सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस तरह सोचती है? तो हमारे पास वासु शर्मा जी BJP के प्रवक्ता, हम उन्हीं से समझते हैं कि सरकार की इस पूरे मामले में क्या मंशा है। देखिए सुभाष जी, मैंने पहले वक्तव्य में भी यही बात कही कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से
हाँ, कैबिनेट के बाद, वह कैबिनेट के बाहर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का जो आरक्षण की नीति है वो पूरी पहले की तरह लागू रहेगी। कहीं पर भी क्रीमी लेयर का जो बाबा साहब के संविधान में प्रावधान नहीं है उसे लागू नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से। मुझे लगता है इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। भारत सरकार के अहम मंत्री और कैबिनेट के हिस्से में जो रहते हैं वो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया है। हमारी पार्टी भी कहती है बाहर जहाँ तक आदिवासी भाई बहने ST/SC भाई के उत्थान की बात होती है तो मैं तो हमारे 10 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने अनेकों जगह आज की डेट में सुभाष जी आप देखेंगे IIM IIT में वाइस चांसलर के पद में नियुक्ति हो रही है। जहाँ तक आप राजनीतिक पद की बात करेंगे तो हमारे हमारे यहाँ CM देख लीजिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के, उड़ीसा में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के, MP में डिप्टी CM दलित समाज से, राजस्थान में डिप्टी CM दलित समाज से। तो प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में अधिकतर तौर पर समाज को दिया है और भी उत्थान के काम भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और उनके सुझाव पर भी हम काम करते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि हमने कैसे त्वरित कार्रवाई करती है। 2018 अप्रैल में आपको याद होगा अनुसूचित जनजाति और जनजाति के एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। सरकार ने टिप्पणी का तुरंत FIR डायल्यूट किया और उसको सशक्त करने का फैसला किया। समाज के साथ बातचीत करके सशक्त करने का फैसला किया तुरंत प्रभाव में। तो सरकार समाज की चिंता करती है और समाज के आगे भी चिंता करती रहेगी। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का मतलब यह है कि भाई हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाए, जो गरीबी से जी रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, उनके अंतिम पंक्ति तक गरीबों लाभ पहुंचे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्येय है। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है तो उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ में यही ST/SC युवा भाई ने अर्धनंग प्रदर्शन किया था। ये भारत सरकार में सबसे पहला मामला अगर कहीं पर हुआ था कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उनके अधिकार की बात कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? अब सवाल ये है जी। तो मैं हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी हैं। ये जो हमारे वासु शर्मा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, रितेश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है आदरणीय कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये सत्ता में कि जो चकाचौंध में जैसे हाथी जब अपने उस पे आता है तो बौखला जाता है अपने चरम पे, तो ठीक यही हाल इनका भी है। किसने कहा आवाज लगा दे भाई। मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर किसी ने आदिवासी ने सोचने वाली बात है तो राज्य सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन करेगा, जब सारी रीति और नीति केंद्र सरकार की तरफ से जो बनाई जाती है उन्हीं का राज्यों में पालन होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 341 जो सरकार की संहिता है 341 के खिलाफ हम निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम ये राज्य सरकारों को स्वायत्ता दे रहे हैं। और खुद जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे वहां बघेल जी का शासन था, वही बघेल जी जिन्होंने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था अगर उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ जो भी उन्होंने बात की थी। तो जो व्यक्ति इतना नियमों के अनुकूल चलने वाला रहा हो, बघेल हमेशा हरिजन कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को जान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने आदिवासी के खिलाफ नहीं कहते, उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ मुख्यमंत्री के पिताजी ने बात कही थी। थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। उन्होंने सदैव नियमों के अनुकूल काम किया है और आज आप सत्ता में है और आप जवाब मांगते हैं विपक्ष से। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहावत चरितार्थ होती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कहता हूँ यदि आपके लोगों ने 100 डेलीगेट्स ने आपसे मुलाकात की, 100 सांसदों ने आपसे मुलाकात की, तो प्रधानमंत्री जी को झूठी सहमति नहीं देना चाहिए था। उनकी बातों पर विचार किया जाए। कम से कम सदन पे आप नियम लाते ना लाते, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप सदन में कानून मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से यही बात कही है जो मैं कह रहा था। कानून मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया और सरकार के दो प्रतिनिधि सरकार के संसद के अंदर इस बात को कह दिया, सरकार के कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बात हो सकती है? आप वो लोग हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने जब आपने अयोध्या में भूमि हुए तो राष्ट्र की प्रथम नागरिक को आप बुलाना तक उचित नहीं समझते। अरे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद को आप प्रभावित करते हैं। चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगह जगह पर उनका तिरस्कार किया। प्रधानमंत्री पद के साथ तो समझौता किया ही किया, साथ में हमारे आदिवासी समाज की अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने कितने जनप्रतिनिधि को मौका दिया, कितनों को सीएम बनाया, कितनों को डिप्टी सीएम बनाया, कितनों को दलितों को राष्ट्रपति बनाया? बताइए तो, आप बताइए ना। इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा बताइए तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड में क्या है?
हैं जिन्होंने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई, आपके विरोध अरे में पूरे देश संविधान में पे तो आदिवासी कांग्रेस और पार्टी बात ही ना आदिवासियों करे। जो संविधान का 80 से ज्यादा संशोधन आपने किया उसको याद कीजिए ना कांग्रेस पार्टी, और किस किस कारण से चलिए, किया। मैं ये देश देखा हुआ है आपके। आप दोनों को रोकूंगा, मैं वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी, ये जो अभी पूरी बातचीत हो रही है, आप बस्तर में देख रहे हैं, क्रीमी लेयर को लेकर भी बातचीत हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इतने साल से पत्रकार हैं कि जो समाज के लोग अच्छी शिक्षा पा गए, अच्छा उन्होंने कुछ काम धंधा कर लिया, बड़े पदों पे पहुंच गए, क्या उनका रहन सहन बाकी समाज से अलग हो गया? क्या समाज के साथ उसका उस तरह से तादात्म्य नहीं है जैसा बाकी लोगों का होता है? या जितने लाभ के पद होते हैं, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, पदोन्नति की बात हो, तो जो लोग मुख्य धारा में पहुंच गए एक बार, वो सारे गलियारे जानते हैं, सारे सत्ता के समीकरण को समझते हैं। तो क्या उन वजह से बाकी जो लोग हैं बहुत पीछे रह गए हैं, जो अंदर के क्षेत्र में रहते हैं, उन तक लाभ नहीं पहुंचा? और यही वजह है कि बस्तर जैसी जगह में जो नक्सलाइट हैं वो वहाँ इसलिए पहुँचते हैं कि वहाँ पर जो वर्ग है, बाकी वर्ग तो पढ़ लिख कर शहर में आ गया या नौकरियों में चला गया, पर बहुत सारा बेचारा जनजाति समूह का आदमी भीतर ही है जिसको अभी तक 70 साल बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। जी बिल्कुल, आप सुभाष जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। न मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, न मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, न ही राजनीतिक दलों के रीति और नीति की बात कर रहा हूँ। मूलतः मैं पत्रकार हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बस्तर की बात है, मैं देश प्रदेश की बात छोड़कर बस्तर की बात कर रहा हूँ। बस्तर में बेरोजगारी और बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि सरकारी नौकरियां जो सीमित संख्या में होती है, और इसके बाद यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, मध्यम उद्योग नहीं है, लघु उद्योग नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए जमीन ही नहीं है, केवल एक एनएमडीसी यहाँ पर है। तो मैं जो आरक्षण के पक्षधर है उन लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि क्या एनएमडीसी का मुख्यालय यहाँ नहीं है? एनएमडीसी का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है और आज से 60 साल हो गए उसका मुख्यालय वही है। तो जो भर्तियां होती हैं वो वहीं से होती हैं और वहाँ के राजनेताओं के दबाव से होती हैं। तो मुझे तो इस बात का बहुत दर्द है और मैं इसको कहने में कोई हिचक महसूस नहीं करता। क्या हमारा आदिवासी एनएमडीसी कार्यालय में पानी पिलाने, चपरासी बनने और बाबू बनने के लिए बैठा हुआ है? क्या उसको एनएमडीसी के बड़े पदों पर जाने का हक नहीं है? तो ये एक बात होती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बस्तर की बात है, तो बस्तर में चाहे प्रशासन में हो, चाहे सरकारी नौकरी में जितने भी है, तो उसमें आरक्षित लोगों का बोलबाला है और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। बावजूद इसके अंतिम व्यक्ति तक विकास क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे क्यों? बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उनको पेयजल नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और दूसरी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ये सारी सुविधाएं वहां तक क्यों नहीं पहुंची? जबकि यहाँ उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं और विभागीय कर्मचारियों के तौर पर बैठे हुए हैं। तो ये एक सवाल बड़ा उठता है। इसका अर्थ तो यही है कि वो अपने एक बार जब वो किसी पद पर आ जाते हैं तो अपने लोगों को भूल जाते हैं। शायद ऐसी कोई बात होगी तभी तो बस्तर में ये हाल है कि बस्तर में जो अंदरूनी क्षेत्रों के गांव है, जहां पहले नक्सलवाद बुरी तरह प्रभावित था, उनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। हालांकि अभी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, हर 5 किलोमीटर में एक कैंप खोले गए हैं और फोर्स जो है ग्रामीणों को साथ लेके चल रहा है। तो नक्सलवाद का दायरा सिमट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में हो सकता है कि बस्तर में शांति की बहाली हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो मैंने एक मुद्दा उठाया है वो ये है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका मेन कारण मैंने बताया, यहाँ कोई उद्योग है ही नहीं, न मतलब, क्योंकि जमीन नहीं है, सरकारी जमीनों तो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, निजी जमीन जो है वो आदिवासियों के नाम पर है जो ले नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगार जाएंगे का। और एक मैं आखिरी में एक बात और बताना चाहूंगा, ये बस्तर में रहने वाले हर वर्ग के लोगों का एक दर्द है, वो ये है कि यहाँ पर सुविधा नहीं है आपके बच्चों को नौकरी दिलाने की। तो अपने अर्जित धन संपत्ति
और अपनी प्रॉपर्टी को बिगाड़ कर वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं मेट्रो सिटी में। और जब वो बच्चा मेट्रो सिटी में पढ़ लिख जाता है तो इतना सक्षम हो जाता है, उसकी जाती है तो उसको धन पत्नी भी वहीं मिल जाती है, तो वो फिर वापस बस्तर आना नहीं चाहता है। तो ये दर्द देखिए हर वर्ग का है, इसमें आरक्षित वर्ग भी शामिल है, सभी वर्ग शामिल है। ये दर्द हो सकता है कि उन्होंने अपने जो अर्जित धन संपत्ति जो बुढ़ापे के लिए रखी थी वो भी खोई, और प्रॉपर्टी जो बेचबाज करके अपने बच्चों को पढ़ाया वो भी गया, और हाथ से बच्चा भी गया। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सोचना चाहिए। जी, तो मैं रितेश जी आपके पास एक बार फिर से बात करने आ रहा हूँ संक्षेप में कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आरक्षण के मुद्दे पर सबका कहना यह है कि आरक्षण तो रहना चाहिए और आरक्षण समाप्त करने की स्थिति में कोई दल नहीं है। उनको पता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अगर उनकी बदहाली अपनी जगह है, उनका सुविधाएं अपनी जगह है, पर लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा वर्ग है, इसलिए कई बार भीतर से मनसा हो फिर भी आरक्षण समाप्त करने की सोचते नहीं हैं। जबकि कई बार मंडल कमीशन के बाद भी देश में बड़ा आंदोलन हुआ और उसको लेकर बवाल भी हुआ। अभी भी मुझे लगता है कि जो क्रीमी लेयर है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, अंदर अंदर बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ यार बहुत लाभ मिल गया, इनको अब नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों को मिलना चाहिए। पर चूंकि ये ऐसा मसला है कि ये बर्रैया का छत्ता है जिसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता और सुप्रीम कोर्ट ने हाथ डाला है, तो अब सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। क्या कहना रितेश जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बर्रैया का छत्ता है, पर कहीं ना कहीं चलिए मैं 1% आपकी इस बात से सहमत हो भी जाता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को विशेष रूप से लाभ मिला इस बात का। पर दूसरी तरीके से यदि आप देखें तो हैं तो वो भी हरिजन और दलित समाज से ही आते हैं या आदिवासी समाज से आते हैं। तो हम एक अगर बड़ा भाई सुशिक्षित हो गया, अच्छे पद पर आ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब उनके बच्चों को हम ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई अब सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण कर दिया है, तो जो पहले से ही संविधान जिन्हें 143 के आर्टिकल के अंतर्गत लाता है तो उन्हें तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सही लिया है तो उसको उसके समर्थन में खड़ा करना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं ना कहीं दोबारा उसमें विचार होना चाहिए तो सदन पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर चूंकि जैसे हमारी काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी मतलब हमारे कहावत है मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू थू थू, तो जो भी देश में अच्छे निर्णय आते हैं आदरणीय, तो वो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लिखा लेती है, और जो भी संविधान के विरोध में निर्णय लिए जाते हैं वो सब कांग्रेस के सर में मुड़ देती है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी ये सरकार सवाल पूछते हैं तो विपक्ष से पूछते हैं, दोष मढ़ते हैं तो विपक्ष का मढ़ते हैं, और अपनी सारी नाकामियों को जो है तो विपक्ष के गले में डाल देते हैं। तो कब तक ये सत्ता की मलाई चाटेंगे और अपने कर्तव्यों से भागेंगे, तो ये बड़ी हैरानी का विषय है। मैं इनसे इतने ही निवेदन करना चाहता हूं, यदि ये हरिजन आदिवासी भाइयों के साथ हैं, हमारे SC/ST के साथ हैं, बाबा राव जी की संविधान मानते हैं, तो इन्हें सदन पे इस मुद्दे पर बहस करवानी चाहिए, सभी दलों को बुलाना चाहिए और बैठक के माध्यम से इस बात पर निर्णय लिया चाहिए। उस पर रिव्यू होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहां तक जायज है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो वो तो सर्वमान्य शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके सामने देश का हर एक व्यक्ति नतमस्तक है, और मैं भी पूरा सर्वोच्च सम्मान करता हूं अपने न्यायालय का। और इसी संतन के साथ मैं आप सभी क्षमा चाहता हूं क्योंकि दूसरी डिबेट का समय है, कोई बात और नहीं, आप सबके साथ बस बहुत हम भी जो है हमारा भी समय हो रहा है। मैं वासु जी कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में वो अपनी बात कह दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने की जरूरत है। अभी कांग्रेस के लोग केवल भड़काने का काम करते हैं, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य अपना अधिकार तय करे, राज्य को जो उन्होंने मैसेज दिया जवाब नहीं है, और दूसरी बात नहीं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुन लीजिए इस बात को, अगर नहीं कहा तो फैक्ट चेक कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राज्य सरकारें इसमें तय करेगी कि एक वर्गीकरण के हिसाब से कैसे किसको लाभ दिया जाए, ये इसका कानून बनाने का जिम्मेदारी राज्य सरकार को दिया है। तो ये केंद्र सरकार की बात क्यों करते हैं? अरे आपके राज्य में आपकी भी सरकार है तो आप तय कर लीजिए ना इस बात को। आपने कितने लोग को महत्व दिया, आपकी सरकार थी, कितने दलितों को बनाया बताए तो दीजिए, कितने आदिवासी भाई बहनों को मुख्यमंत्री बनाया, कितने लोग को राष्ट्रपति बनाया, कितने क्या किया, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए, केवल राजनीति करने, वोट बैंक के कारण, केवल वोट बैंक के कारण आप ये बातें कर रहे हैं, वो जनता समझ रही है, वो भी समझ रही है। दिखा रही है मुझे लगता है कि अंदर इनके मन में क्या पनप रहा है। भारत बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया है और ये आंदोलन जैसा कि बता रहे हैं कि आंदोलन अलग अलग चरणों में होगा और उस पर सरकार विचार भी करेगी और बाकी दल भी एकजुट हैं। हो सकता है कि जैसे लेटरल नियुक्ति में जो आरक्षण नहीं था
तो वो वापस लेना पड़ा। हो सकता है कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे पुनर्विचार हो और सब दल मिलकर बातचीत करें कि इसका रास्ता क्या निकलेगा। आप लोग मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।